हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये क्या होता है और उससे संबंधित हमारी कोई डिजीज कैसे होती है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ठीक रहे, हमारा ब्रीथिंग सिस्टम बिल्कुल ठीक रहे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जिसमें इंक्लूड होता है हमारा ब्रीथिंग सिस्टम, हमारा जो सांस लेने का जो सिस्टम है वो इंक्लूड होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं और आपको जानकारी भी होगी कि हमारे लंग्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लंग्स की स्ट्रक्चर बनाई है यहाँ पे। जो हमारी सांस की नली जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में ट्रैकिया बोलते हैं। वो आके जाके दो चीजों में डिवाइड हो जाता है कि हमारे दो लंग्स होते हैं, एक पाइप इधर चला जाता है, एक पाइप इधर जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है हमारा लंग्स के अंदर जाके छोटे छोटे पाइप बन जाते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर ब्रोंक्यूल्स के एंड में बहुत ही थिन लाइन स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं एल्वेली। यहीं पे हमारा जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है और जो हमारे ब्लड में CO2 होती है वो वापस से इसमें आके फिर वो बाहर निकल जाती है। तो ये तो हुआ इसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। देखो, जब नॉर्मल कंडीशन है कि जो इसका साइज है, जो इसका ट्रैके का साइज है, ब्रोंकाई का साइज है, ब्रोंकियल का साइज है, कि जितना इसकी विड्थ है, जितना इसका चौड़ापन है, ठीक है, वो अगर नॉर्मल है, ठीक है, तो हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये जो इसकी विड्थ है, अगर ये कम हो जाए, जो इसकी ये विड्थ है ये कम हो जाए, यहाँ की जो विड्थ है ये कम हो जाए, इसका चौड़ापन है ये नैरो हो जाए, सिकुड़ जाए, ठीक है, तो जब वो उसमें सिकुड़ जाएगी तो हमारी जितनी एयर अंदर जा रही थी, ठीक है, वो यहां तक पहुंचने में कम हो जाएगी। तो जब एयर कम जाएगी अंदर तो हमें सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है और जितना यहाँ पे CO2 आ रहा है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट क्या रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि हमारे जो ये ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, इनकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इनकी जो चौड़ापन है, जो इनकी मसल्स है वो बिल्कुल रिलैक्स रहे, वो सिकुड़े ना, उसमें स्वेलिंग ना आए, क्योंकि अगर वो सिकुड़ जाएगी या दूसरा रीजन है कि उसमें स्वेलिंग आ जाएगी तो जो हमारा एयर जाने का रास्ता है वो पहले अगर इतना है तो फिर वो इतना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब वो कम हो जाएगा हमारा एयर जाने का रास्ता, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके कारण क्या होते हैं? देखो, अगर कोई स्मोकिंग करता है, ठीक है, एक इसका कारण हो सकता है कि हमारा स्वेलिंग हो जाए, यहाँ पे जाके वो जो धुआं होता है वो इसमें चिपक जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है वो नहीं हो पाता है, हमारी जो ये मसल्स होती हैं वो अच्छे से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, एक रीजन। दूसरा रीजन होता है कि वो अगर नैरो हो गई है जब भी। तीसरा रीजन होगा कि अगर उसमें स्वेलिंग आ गया। एक रीजन ये होता है। एक रीजन हमारा ये होता है कि अगर हमारा हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, तब भी हमें सांस में लेने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये 4-5 रीजन है जिसकी वजह से हमें ये सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर कोई डस्ट एरिया में है, जैसे जो किसान लोग जो काम करते हैं, अगर बहुत ज्यादा अंदर डस्ट चली जाएगी, ठीक है, सपोज करो डस्ट चली जाएगी, तो वो भी सांस लेने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, या अगर किसी चीज को एलर्जी है, किसी चीज से वो वहां पे प्रेजेंट है, उस चीज के साथ जिससे उसे एलर्जी हो रही है, तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब जैसे डस्ट हुआ, एलर्जी कंडीशन हुई, स्मोकिंग हुई, ये सब मिलकर क्या करते हैं कि जो हमारी मसल की स्ट्रेंथ होती है वो उसकी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है और हमारा वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। और स्वेलिंग होने की वजह से, मसल सिकुड़ जाने की वजह से हमारा जो एयर का पाथ है वो कम हो जाता है, और जब एयर कम जा रही है तो हमें जो सांस लेने की जो हमें प्रॉब्लम फेस होती है, नॉर्मल फील नहीं करते, हमें सांस लेने में बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, वो प्रॉब्लम होती है। उससे रिलेटेड हमारी बहुत अलग अलग डिजीज होती हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, हमारा निमोनिया हो गया, एक एम्फिस हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारी डिजीज होती हैं जो हमारे डिफरेंट पार्ट से रिलेटेड है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ठीक है, उनको ठीक करने के लिए हमारी एक सबसे पहली ड्रग है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंको क्या होता है? इसको मान लीजिए हम ब्रोंक्यूल्स जिसको हम बोले हैं, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स। और ये तो डायलेटर का मतलब होता है जो मटेरियल, जो ड्रग किसी चीज की विड्थ बढ़ा दे, उसको वाइड कर दे, उसको डायलेटर बोलते हैं। ठीक है, अगर कम कर रहे हैं तो कंस्ट्रिक्टर बोलते हैं। तो अगर ये सिकुड़ जा रही है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई, तो उनकी विड्थ को बढ़ाने के लिए, उनको नॉर्मल उनकी मसल को रिलैक्स करने के लिए जो ड्रग यूज होती हैं उनको हम ब्रोंको डायलेटर बोलते हैं। ठीक है, इनको हम कब यूज करते हैं? अगर किसी को अस्थमा हो गया। अस्थमा में क्या होता है कि जो ये हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, ये सिकुड़ जाता है, ये नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जब हम उनको ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज की ड्रग्स होती हैं,
जो इन मसल्स पे जाके, इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे जाके काम करती हैं और जो इनका जो सिकुड़ा हुआ पन होता है उसको रिलैक्स करके नॉर्मल कंडीशन में लेके आती है, और हमारा जो एयर का पाथवे है वो फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, और हमारी जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उससे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकोडायलेटर का काम क्या होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंक्यूई, इनको वाइड कर देगा। ठीक है, इसका काम होता है। अब हम इनके अलग अलग एग्जाम्पल करें। एग्जाम्पल से पहले आप सिंपली समझिए, जैसे सपोज करो, हाँ ये हमारा ब्रोंकाई है, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स है, ये इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब नॉर्मल कंडीशन, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है, जब इसमें स्वेलिंग हो गई है, मसल सिकुड़ गई है, एक रीजन उसका ये भी हो सकता है इसमें कोई फंक्शन हमारा माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन है हमारे इनके कॉन्स्ट्रिक्ट होने के या इनकी स्वेलिंग होने के। तो क्या होगा, ये सिकुड़ के हमारा बहुत नैरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी इसका वेट था ये कम हो गया, ये डिजीज कंडीशन हो गई हमारी। क्या हो गई, डिजीज कंडीशन। ड्रग क्या काम करेगी, इसको फिर से नॉर्मल कंडीशन में लेके आएगी, इसी कंडीशन में। ठीक है, तो ये डिजीज कंडीशन होगी, ड्रग इसको फिर से नॉर्मल कंडीशन में लेके आएगी, जिससे कि हमारा जो एयर फ्लो है वो नॉर्मल रहे। ठीक है, तो ये होता है हमारा नॉर्मल कंडीशन और ये डिजीज कंडीशन, और ड्रग का काम क्या होता है, दोबारा से इसको उसी कंडीशन में लेके आना। ओके, चलिए फर्दर आगे बात करते हैं। होप ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारी जो इसमें कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वो 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, पहली जो हमारी ड्रग होती है उनको बोलते हैं सिम्पैथोमिमेटिक, सिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग्स। सेकेंड नंबर की जो हमारी ड्रग्स होती है उनको बोलते हैं हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। और जो हमारी थर्ड नंबर की ड्रग्स होती हैं उनको बोलते हैं हम जेंथिन। ठीक है, ये मेन टाइप है। इनके अंदर एग्जांपल होते हैं अलग अलग जो हमारी ड्रग होती है। जैसे इसका एग्जांपल होता है हमारा बाम ब्यूट्रोल। सेकेंड एग्जांपल इसका जो होता है फिनोटिरोल, फिनोटिरोल। हमारे एंटीकोलिनर्जिक में जो एग्जांपल है ब्रोमाइड, एंड सेकेंड एग्जांपल है हमारा आइप्राटोपियम। ओके, जेंथिन में हमारा एग्जांपल है थियोफाइलिन एंड अमीनोफाइलिन। ठीक है, देखो इसमें एग्जांपल और भी होते हैं, तो मैंने अभी आपको सिर्फ 2 एग्जांपल बताए हैं। तो ये सिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग्स कैसे काम करती है, देखो इन यहाँ पे जो हमारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है का ये ब्रोंकोस, यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है बीटा 2। क्या कौन सा रिसेप्टर होता है, बीटा 2 रिसेप्टर। तो ये उस पे जब एक्ट करती है, तो जब ये एक्ट करती है तो डिजीज कंडीशन में मसल सिकुड़ी हुई होती है, तो जब ये इस पे एक्ट करते हैं तो मसल क्या होते हैं, रिलैक्स कंडीशन में आ जाती है दोबारा से। ठीक है, और जब रिलैक्स कंडीशन में आएंगी तो यानी कि जो उनकी वेट है वो बढ़ जाएगी। समझ गया, तो ये काम करते हैं हमारी सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या काम करती है, एक यहाँ पे रिसेप्टर होता है मस्कुलेटिक रिसेप्टर, ये उसको ब्लॉक कर देती है, जिसपे एक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन, उस पर आके वो एक्ट नहीं करेगा तो हमारी मसल रिलैक्स हो जाती है। ये इसका मैकेनिज्म है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का। जेंथिन हमारी जो ड्रग्स होती हैं इसका ये भी इसी के लिए यूज होती है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। आप इन 2 मैकेनिज्म को सबसे मेन याद रखिए। तो ये बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करती है और ये एक्ट करती है हमारा मस्कुलर रिसेप्टर पे, क्योंकि उसको ब्लॉक कर देती है। जो ये हमारी सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स, देखो जो मेडिसिन में हमारी होती है वो ऐसे होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स, यानी कि फर्स्ट लाइन सबसे पहली दवा किसी डिजीज में कौन सी देंगे। तो जो ये सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स है ये हम अस्थमा के लिए देते हैं। ठीक है, जो हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है ये हम ब्रोंकाइटिस के लिए देते हैं। ब्रोंकाइटिस क्या होती है, जो हमारे जो इनकी ब्रोंक्यूल्स हैं, अगर इसमें स्वेलिंग आ गई है, टिस वर्ड है वो स्वेलिंग से मतलब होता है, इन्फ्लेमेशन से मतलब होता है, तो अगर सिर्फ इसमें स्वेलिंग आ रखी है तो ये देते हैं। और अगर ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, तो हम देते हैं सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, यानी कि उसमें स्वेलिंग भी आ रखी है और कंस्ट्रिक्शन भी हो रखा है, तो उसके लिए हम सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स देंगे। लेकिन अस्थमा कंडीशन है, अगर वहां पे सिर्फ स्वेलिंग आ रखी है यानी कि ब्रोंक्यूल्स में, तो हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, एक जो वीक हमारा ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है, यानी कि जो हमारे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जब इससे जाके इन्फॉर्मेशन आता है उनको डायलेट करने का काम करता है, उसकी वेट को बढ़ाने का काम करता है। जो हमारी कॉफी होती है वो भी हम एज अ वीक काम करते हैं, बट एज अ टेम्परेरी अगर आपको थोड़ा सा फील हो रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। जो जेंथिन है ये भी हमारे स्ट्रक्चर होता है, जो प्यूरिन जो
चाय में या कॉफी में पाया जाता है, उससे रिलेटेड ही ये है जेंथिन, जिसका एग्जांपल है थियोफाइलिन और अमीनोफाइलिन। ये हमारी ड्रग्स है, हम इनको ज्यादातर एज ए मैं टैबलेट कैप्सूल की फॉर्म में लेके हम इनको इनहेल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम? इनहेल करते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा रैपिड एक्शन मिले, थोड़ा जल्दी एक्शन मिले। इसके साथ हम एक चीज और देखते हैं, जो हमारे जो ब्रोंकोडायलेटर है, ये कुछ ही मिनट में हमें अपना इफेक्ट शो कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ एक हमारी जो ड्रग्स होती हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हम एज ए काम करती है हमारा इंफॉर्मेशन को दूर करने के लिए, बट उनका जो समय है वो थोड़ा ज्यादा होता है। ब्रोंकोडायलेटर का जो समय है तो कुछ मिनट में आपको असर देखने को मिलेगा, तो ये फर्क होता है। तो आप होप आप ये समझ गए होंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्या इसकी डिजीज होती है, ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके मेनली पार्ट्स क्या होते हैं और ये कंडीशन क्या होती है। क्योंकि पहले उसकी विड्थ ये है, उसी गुट के कम हो जाती है और ड्रग्स लेने को फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, ये हमारी अस्थमा के लिए मेनली है, ये ब्रोंकाइटिस के लिए है, जेंथिन है, ये जो दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आएगा। फिर मिलता हूँ एक नई डिजीज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।